Yes. We were trying to find the condition of interference by a thin film of thickness d and refractive index mu, right? So incident light ray was splitting into two light rays. Okay, if you have any query or any question up to this slide, then you can ask. There must be some questions. The questions like why this single light ray is splitted only into two different light rays, 1 and 2, and what about the light ray which is totally transmitted, and what about the light ray which would be reflected at this point, because light ray can be reflected from this point also, and that will travel along this direction, and from this point it can again be transmitted or reflected. Okay, so we may have a number of light rays which are transmitted, and in the reflected scheme also we will have a number of light rays like 1, 2, 3, 4, 5, 6, many other. There are many light rays which are traveling along same direction in the transmitted scheme also. So there must be questions. What about another light ray? Why are we talking only about this light ray and this light ray? तो चलो, तो हम यही बात करते हैं सबसे पहले कि वो एक्स्ट्रा लाइट रेज कहाँ है. सपोज दिस लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन पॉइंट बी, ठीक, ए बी इज द इंसिडेंट लाइट रे, द ओरिजिनल लाइट रे, और यहाँ से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है. ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और ट्रांसमिशन भी हो सकता है. इनफैक्ट ये दोनों होते हैं. तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई वो यहाँ गई, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो सकता है. जो ट्रांसमिटेड लाइट थी वो ये ई जी के फॉर्म में आगे बढ़ गई और दूसरी वाली लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक, यहाँ से फिर से ये ट्रांसमिट हो सकती है, फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, फिर रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो इस तरह से अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैपन इनसाइड द थिकनेस ऑफ थिन प्लेट, और जो लाइट रे ट्रांसमिट होती हैं वो भी नंबर ऑफ लाइट रेज बनती हैं. अब हमने पहले एक बात की थी, वो ये कि अगर इस इंसिडेंट लाइट रे का एम्पलीट्यूड a है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल बी व्हाट? विल टेल. अब है, if the amplitude of this light ray, incident light ray, is a, and coefficients of reflection and transmission are r and t respectively for this combination air and glass, then what is the amplitude of this light ray BC? AR, exactly. And what is the amplitude of BD? कौन बताएगा? अनन्या. Sir, 80. 80, ठीक. Okay, so amplitude of this is A, of this AR, इसका AT, and then what about DE? Answer, DE का एम्पलीट्यूड क्या होगा? BD, इसका एम्पलीट्यूड होगा AT, और इसका फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है. अनमोल? Sir, ATR. एग्जैक्टली. तो अब देखो, A ये है AR, ये है AT, ये है ATR, और ये ATR स्क्वायर, ये ईडी का ATR कैसे होगा? कोफिशिएंट का मीडियम के अकॉर्डिंग ही लेंगे. एग्जैक्टली, मीडियम के अकॉर्डिंग ही लेते हैं. तो ये थिन मीडियम से ही तो हो रही है. हाँ, वो बताता हूँ. अच्छा देखो, ये था एयर और ये सपोज ग्लास है और यहाँ दोबारा से एयर है. तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस इंटरफेस से हो रहा है, और ये इंटरफेस दो का एक फिक्स सिस्टम है, वो दो अलग अलग मीडियम से बनी है. वो दोनों मीडियम क्या है? एयर एंड ग्लास. तो जब तक पेयर ऑफ मीडियम्स सेम है, एयर एंड ग्लास, तब तक कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर ही रहेगा. जैसे ही मीडियम इनमें से कोई एक चेंज होता है, वाटर और एयर हो जाता है, तो बस ये आर चेंज हो जाएगा, तो हमें आर डैश लेना पड़ेगा. ठीक. अब बात हुई कि यहाँ पर तो एयर में से लाइट रे आ रही थी और यहाँ ग्लास में से लाइट रे जा रही है. ठीक, सिस्टम तो सेम है, वैल्यू तो आर की सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस आएगा साइन में. यहाँ पर तो आर रहेगा, यहाँ माइनस आर हो जाएगा.
लेकिन माइनस आर को मैग्नीट्यूड में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का मतलब होगा कि केवल इसका फेज चेंज हो गया है। यहाँ पर फेज चेंज हो गया है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया है क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है एयर, तो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो आर तो सेम रहेगा क्योंकि अभी भी सिस्टम वही है, ग्लास एयर, यहाँ पर जो था एयर ग्लास, तो वैल्यू तो सेम रहेगी आर, बस माइनस साइन आएगा जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है आर्ची? नहीं आया सर समझ। देखो तो चलो थोड़ा सा, अच्छा हाँ, इस बात इसका आंसर अभी आगे आएगा, आगे आएगा इसका आंसर, ठीक है, थोड़ी देर में आएगा। तो फिलहाल ये मान के चलो कि जब तक मीडियम सेम रहते हैं, मीडियम का पेयर सेम रहता है, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम सेम ही रहते हैं, तब तक ये कोएफिशिएंट की वैल्यूज भी सेम रहती है। ठीक, जो ये हैं इनके कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दोनों मीडियम्स के सेम हैं तब तक आर और टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मूला आएगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, अच्छा, तो ये है ए टी, ये ए टी आर स्क्वायर, इसी तरह से ये है ए आर, और ये ए टी स्क्वायर आर। श्योर, गलत तो नहीं हो? तो देखो, so this is A and these are AR, AT square R cube, and further आगे AT square R to the power 5 आगे जाएगा जब, और यहाँ पे ATR, and this is AT square, ट्रांसमिशन एक बार हुआ, दोबारा भी हुआ, AT square, and this AT square R square, AT square R to the power 4. So these are the amplitudes of different light rays. इंसिडेंट लाइट रे यही है। तो अब इन सब के बीच में इंटरफेरेंस होना चाहिए, इन सब का इंटरफेरेंस, ये सब एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास कंडीशंस थी इंटरफेरेंस की। द इंटरफेरेंस कंडीशन वर द मेन कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रास्ट, कि हमें दिखाई तो दे, उसकी कंडीशन थी कि एम्पलीट्यूड लगभग सेम होने चाहिए। एम्पलीट्यूड्स में जो दो लाइट रे इंटरफेयर कर रही हैं उनके बीच में एम्पलीट्यूड डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो था। तो अब देखते हैं कि ये सारी लाइट रेज जो इंटरफेयर करेंगे इनके एम्पलीट्यूड्स कितने कितने हैं। ठीक, इनके रेशोज क्या हैं, पहले रेशोज देख लेते हैं। ठीक, तो रेशोज आर ए आर, ए टी स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन, और इनका रेशो ये है ए टी स्क्वायर फर्स्ट वन, देन ए टी स्क्वायर आर स्क्वायर, देन आगे। ठीक, अच्छा, लेकिन रेशो कैसे निकालें, ए आर का डिवाइड कर देते हैं, तो 1, देन टी स्क्वायर आर टू द 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर द रेशोज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक, और इन सब का रेशो है 1 R square R to the 4 R to the 6 and so on for transmitted light rays। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है ये T और R क्या है। हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी that R square plus T square is equal to 1, R square plus T square is equal to 1 and R is given by this formula। हर चीज देखो, इसका पहले वाला मीडियम जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरा मीडियम जिसकी तरफ जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, देन R is given by this formula μ1 minus μ2 upon μ1 plus μ2। ठीक है, तो अच्छा, एक एस्टिमेट लगा के बताओ मुझे कि अगर ये ग्लास है तो μ1 इज अपर्णा 1 एग्जैक्टली, और ये सपोज हम फॉर टाइम बिंग ग्लास ले लेते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेते हैं, तो व्हाट इज μ2? अर्श? यस सर। हाँ, व्हाट इज μ2? ग्लास है सर। हाँ, 1.5, μ2 इज 1.5, μ2 ग्लास नहीं है, μ2 इज 1.5। तो चलो यहाँ पे जरा वैल्यू रख के मुझे बताओ, μ1 इज 1, μ2 इज 1.5, व्हाट इज R? नेगेटिव। नेगेटिव है। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू -0.2, -0.5 -1/5 1/5, यस 0.2। ठीक है, अच्छा, R अगर 0.2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? कैसे निकालोगे? T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस R स्क्वायर। हाँ, तो बताओ उसकी T की वैल्यू क्या हुई, फाइंड करके। R इज 0.2,
0.6 दोबारा करो कैलकुलेट। अंडर रूट ऑफ 0.06 है। हाँ तो अंडर रूट कितना आया वो जरा देख के बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ। 0.244 नो 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 0.2 कैसे आ जाएगा? नहीं 0.2 का स्क्वायर तो 0.04 होता है। सर 0.06 का स्क्वायर रूट भी निकालिए। हाँ हाँ 0.06 का देखो, हाँ आर तो इज 0.7 1 माइनस 0.244 ही है। सर यही आ रहा है मुझे 0.244 कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। रुको। 0.6 का करना है सर। हाँ 0.6 का अंडर रूट लेना है। 0.7 आ रहा है। हाँ आप थोड़े से पास में आए हो, थोड़े से पास आए हो। क्या था 1 माइनस हर स्क्वायर 1 माइनस 0.04 है ना। 1 माइनस 0.04 होता कितना है? 0.6 तो नहीं होता। सर 0.06 होता है। 0.06 ओहो calculator is this and then 1 minus 0.04 this is सर 0.96 0.96 होगा 0.96 होता है। कौन सर बोल रहा है आंसर 0.97 आएगा। यस अब सही हो। मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स तो कर लिया करो अच्छे से, ठीक है। तो 0.97 आई थिंक राइट। तो t इज 0.9 से ज्यादा, 0.96 और 97 और 98, ठीक। एंड r इज व्हाट? r इज 0.2। तो r की वैल्यू बहुत कम है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड का वो पार्ट जो ट्रांसमिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड पार्ट बहुत कम होगा। इज इट क्लियर? ये बात सही है? ये क्लियर हुई? r is what? Yes, r is equal to 0.2 and t is equal to 0.97 जैसा तुमने बताया, ठीक। सो t is very high and r is very less, ठीक है ना। अच्छा 1 0.96 these were the ratios of amplitudes of reflected light rays। तो रेशोज आए रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के 1 0.96 0.0384 आर की वैल्यू भी पुट कर दी, टी की वैल्यू भी पुट कर दी एंड सो ऑन। और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के जो रेशोज आए, क्योंकि आर का स्क्वायर करना है सिंपली, फर्स्ट वन इज 1 देन 0.04 0.0016 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड्स पहला फर्स्ट लाइट रे रिफ्लेक्टेड स्कीम में, दिस इज द रिफ्लेक्टेड स्कीम, इसमें पहले वाला जो एम्पलीट्यूड था वो जितना था उसके आसपास का ही था सेकंड वाला एम्पलीट्यूड, ठीक 0.96। अगर ये 100 है तो ये 96 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ये अगर 96 है तो ये केवल 3 है। तो इसलिए जो भी रिफ्लेक्टेड स्कीम में जो भी इंटरफेरेंस का पैटर्न आएगा, जो भी हमें विजिबल होगा, वो केवल पहले दोनों लाइट रेज का विजिबल होगा, बाकी वाले का जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो निग्लिजिबल होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इसीलिए रिफ्लेक्टेड स्कीम में हम केवल पहली दोनों लाइट रेज ही लेंगे और इन्हीं के इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे। अच्छा अब ये बात क्लियर है जोबिन? यस सर। यस अच्छा और अगर ट्रांसमिटेड लाइट रे के केस में देखें तो ट्रांसमिटेड लाइट रे के केस में फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज ओनली 0.04। अगर ये 100 है तो ये 4 है केवल, तो इसका मतलब इनके एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट होगा ये रिफ्लेक्टेड स्कीम के कॉन्ट्रास्ट के आगे कुछ नहीं होगा, ठीक। तो दिस कॉन्ट्रास्ट इज वेरी पुअर एंड दिस कॉन्ट्रास्ट इज वेरी गुड, ठीक है। अच्छा और इसीलिए हाँ सर इस केस में इंटरफेरेंस हो कौन से पॉइंट पे रहा है? हाँ इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें स्पेस में हर जगह पर। अगर आईपीस यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखाई देगा, अगर यहाँ पर आईपीस रखा हुआ है तो यहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाई देगा। तो जब ये लाइट रेज पैरेलल आगे बढ़ती हैं तो स्पेस के हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस होता है और सेम तरीके का होता है। अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, वेव फ्रंट का पाथ डिफरेंस अगर पाई आ गया तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा और यहाँ पे कोई भी लाइट रे दिखाई नहीं दे रही होगी। इस पाथ में हर जगह पर, हर स्पेस के हर एक पॉइंट पर जहाँ तक ये दोनों लाइट रे जा रही हैं, जाती हुई मालूम पड़ रही है, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब कोई भी लाइट रे वहाँ पर नहीं होगी, डार्कनेस दिखाई दे रही होगी। मतलब जो फाई क्यू रेस जा रही हैं उधर भी इंटरफेरेंस होगा?
ये वाली नहीं, ये वाली है। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस इसी तरह का होगा। ये इंटरफेरेंस ऐसा होगा कि यहाँ पे जो भी पाथ डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस सामने दिखाई देता रहेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनके कॉन्ट्रास्ट को, तो इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होगा, इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होगा, बस। ठीक, तो स्पेस के हर एक पॉइंट पर होता है। हाँ, अगर ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं होती और अब एक दूसरे से कुछ एंगल बनाती हैं और कहीं पर मैच करती हैं, तो जिस पॉइंट पे मैच करती हैं केवल वहां इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जब दो लाइट रेज पैरेलल आगे बढ़ रही होती हैं तो इंटरफेरेंस उस उनके पाथ के हर एक पॉइंट पर होता है। ठीक, और उसकी कंडीशन भी सेम ही रहती है। पाथ के हर एक पॉइंट पर अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है तो हर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो हर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक, मतलब अगर लाइट ब्राइट हो गई तो हर पॉइंट पे ब्राइट दिखाई देगी, हम उससे दूर जाएं या पास आए। ठीक, वो ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एयर है, तो एयर इसके इंटेंसिटी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी कर सकती है, तो बस इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इंटरफेरेंस एक जैसा हो। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो इसीलिए हम अगर ब्राइट है तो फिर ब्राइट ही होगा, बस उसकी Exactly. इंटेंसिटी कम हो हाँ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर ब्राइट ही रहेगा, यहाँ पर भी ब्राइट रहेगा, यहाँ पर भी ब्राइट रहेगा, बस इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि एयर के कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा होगा जब भी हम कोई लेजर बीम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं तो थोड़ा सा पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। हाँ, अगर हमने कहीं बल्ब जला दिया है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। हाँ, हालांकि बल्ब के केस में तो उसका डाइवर्जेंस भी होता है एक पॉइंट, ठीक, एक रीजन इंटेंसिटी कम होने का, लेकिन एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन का रेट पता चल सकता है? हाँ चल सकता है पता, लेकिन उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रेट हमेशा सेम नहीं होता। उस जो एयर है, एयर में गैसेस कौन कौन सी हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उन गैसेस पे डिपेंड करता है। वहाँ पर वाटर वेपर कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे विंटर में थोड़ा मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसे ही जब बरसात होती है रेन के केस में भी वही मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। गैसेस थोड़ी सी गैसेस पे डिपेंड करेगा, कौन सी गैस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस गैस के एयर का, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है और ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। पॉल्यूशन कितना है वहाँ पे, डस्ट पार्टिकल कितने थे, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन हर एक प्लेस के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। सर ओके सर। हाँ हाँ सर किसी भी 2 पॉइंट से ट्रांसमिटेड रेज हाँ फेज में थोड़ी होंगी। जैसे पॉइंट बी और पॉइंट ई से हम अगर हाँ देखें रेज जो जा रही हैं स्टार्टिंग से उनकी फेज सेम होगा। हाँ, यही तो बात है, यही तो हमें मालूम करना है कि फेज कितना होगा। ठीक, ये फेज डेफिनेटली डिपेंड इस बात पे करेगा कि लाइट रे स्लैंट ज्यादा है या फिर इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस वाले रे का, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, और हमें यही मालूम करना है। फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों का फेज सेम है या डिफरेंट है, यही हमारा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यही है और इसी पर हम डील करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक, यही प्रॉब्लम सर मेन प्रॉब्लम। और बताओ, ठीक है, तो और अच्छा अभी हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्टेड केस में भी, और यहाँ पर भी देखें कि जैसे ही हम सेकंड रे से थर्ड रे पे जाते हैं तो इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम होती है या एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से कम होता है। इसलिए जब भी हम डील करेंगे पहले दोनों लाइट रेज को ही डील करेंगे, उन्हीं के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, उन्हीं के इंटरफेरेंस की बात करेंगे आगे हमेशा। ठीक है सर नीचे वाली तो एक ही रे लेंगे ना, फर्स्ट वाली डी है। अच्छा, लेकिन एक नहीं ले सकते क्योंकि एक तो इंटरफेयर करेगी नहीं। इंटरफेयर तो दो ही करेंगे, कॉन्ट्रास्ट कम होगा। इन दोनों का जो इंटरफेरेंस होगा उसका कॉन्ट्रास्ट इसके कॉन्ट्रास्ट के रेस्पेक्ट में कम होगा। ठीक, तो इनकी भी हम बात करेंगे। रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड लाइट स्कीम है उसमें कितना कितना कैसा फेज का क्या रिलेशन रहता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक, उसके आगे हम थर्ड वाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड और भी कम हो गया है। ठीक है सर मतलब जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो ऊपर जो बीसी और एफ जी वाली रेज है उनके लिए ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, केवल इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम बात करेंगे इसके बाद डी एफ एंड एच आई, इन दोनों। सर कंट्रास्ट रिफ्लेक्टेड वाली के लिए ज्यादा है या ट्रांसमिटेड वाली के लिए? डेफिनेटली जिसके एम्पलीट्यूड का रेशो ज्यादा है उसका,
और वो ज्यादा है इनका रिफ्लेक्टेड वाले का, तो इनका कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा। इनका कॉन्ट्रास्ट नहीं, इनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना उस इंटरफेरेंस पैटर्न का, ठीक है। तो इनसे जो रिफ्लेक्टेड स्कीम में जो इंटरफेरेंस होगा उसका कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रेशो ज्यादा है 1 and 9.96 और यहाँ 1 and only 0.04, ठीक है, 0.04, ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को। ओरिजिनल क्वेश्चन था जहाँ पर हमने कल लेक्चर को एंड किया था, वो था ये, ठीक। हमारे पास एक थिन फिल्म है, डी इसकी थिकनेस है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सो आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक। हमने पहली दोनों रेज की ही बात की है। पहली रे ए बी के थ्रू आगे बढ़ती है, दूसरी वाली रे डी से आगे बढ़ती है। हमें पाथ डिफरेंस मालूम करना है, इसी पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस मालूम कर लेंगे, और पाथ डिफरेंस होगा जितना भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की किसी एक लाइट रे ने किसी दूसरे लाइट रे के रेस्पेक्ट में, ठीक। यहाँ पर तो दोनों सेम थी, यहीं से स्टार्ट किया उन दोनों ने चलना, और ये बी डी ये इसका एक वो है वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के बाद तो फेज चेंज होता नहीं है, पाथ भी चेंज नहीं होता क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो जो भी हमें कैलकुलेशंस करनी है ए से स्टार्ट करके बी डी तक करनी है, तो पाथ डिफरेंस विल बी ए सी प्लस सी डी, ये है पाथ बाय रे 2, और ए बी इज द पाथ बाय रे 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, लेकिन ये वाला पाथ ए सी प्लस सी डी ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल किया गया है, तो हम इसका ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे, दैट इज म्यू टाइम्स ए सी प्लस सी डी, ठीक, माइनस ए बी सिंपली। तो दिस इज पाथ डिफरेंस। हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए डी तक, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस, ठीक। कैसे? ये अगर एंगल आई है, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये 90 माइनस आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा। एंगल बी डी ए इज आई, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ए बी विल बी ए डी साइन ऑफ आई, ठीक। और ए डी को हमने लिखा ट्वाइस ऑफ ए ई, ठीक, ए ई का डबल, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें भी हम ए ई को लिख सकते हैं tan r मल्टीप्लाई बाय डी, डी tan r या ई सी tan r ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमने ए ई को लिख दिया डी tan r, और साइन आई म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई को म्यू टाइम साइन आर लिख दिया, ठीक, क्योंकि म्यू हम पिक्चर में कहीं लाना चाहते थे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, जब भी हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी इसे रख देंगे, ठीक। अब बात करते हैं ए सी प्लस सी डी की। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए सी एंड सी डी आर द सेम, तो ए सी को फाइंड कर लें, बस हो गया काम। तो उसके लिए क्या किया, ए सी दिस इज आर, तो ए सी कॉस आर इज डी, ठीक है। कहीं मैं गलत बोल जाऊँ तो बता देना, रोक देना, या समझ ना आए ज़्यादा तेज बोल जाऊँ। तो ए सी कॉस आर इज डी, ठीक है, थिकनेस, तो ए सी इज व्हाट, डी अपॉन कॉस आर, एंड ए सी एंड सी डी आर द सेम, दोनों की वैल्यू डी कॉस आर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ए सी और सी डी की वैल्यू है, ए बी की भी वैल्यू है, देन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए सी प्लस सी डी, 2d अपॉन कॉस आर इंटू म्यू डी डिवाइडेड बाय कॉस आर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन, ठीक। एंड सेकेंड इज ए बी 2d tan r म्यू साइन आर, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें रीअरेंज किया जा सकता है सिंपली, और रीअरेंज करके हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर। इज दैट फाइन? कैसे? हमने इसमें से 2 म्यू डी कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बाय कॉस आर बचा, यहाँ से tan r साइन आर बचा, और tan r साइन आर मीन्स साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। उन्हें सॉल्व कराएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है कॉस स्क्वायर आर, स्क्वायर कैंसिल हो गया अपॉन वाले कॉस आर से, सो दिस इज 2 म्यू डी कॉस आर। तो सिंपली जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आया दैट इज डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर। तो ये बताओ यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो इस डेरिवेशन में, ठीक है, क्लियर है सबको या नहीं? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस आर, ये इन्हें रीअरेंज करने पे हमें मिला सिंपली,
ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये था कि पार्ट डिफरेंस का ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, इसका डेरिवेशन क्लियर हुआ, इसमें कहीं गलती तो नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसके बाद एक बात और, वो ये कि पार्ट डिफरेंस तो हमें पता पड़ गया 2 मीडी कॉस आर है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, और ये क्या है, दिस इज डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से कोई लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें उसके फेज में पाई का एडिशन हो जाता है। ठीक, ये हमने स्टोक्स लॉ से मालूम किया था। स्टोक्स लॉ यही तो था, R1 इक्वल टू माइनस R2। ठीक, तो जब कोई लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसके फेज में पाई का एडिशन हो जाता है, फाई का पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाता है, और फाई का फेज डिफरेंस और लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आर द सेम थिंग, और हमने यहाँ 5 डिफरेंस ही निकाला है ना। तो अगर ऐसा है तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 म्यू डी कॉस आर, तो इसलिए हुआ कि ट्रेवल कहाँ कहाँ किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ था वो डेंसर मीडियम से था, इसलिए पाई बाय 2 लैम्डा बाय 2 ये ऐड और हो गया, या तो ऐड हो गया या फिर माइनस हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी तो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट रे, यहाँ से हुआ या नहीं हुआ लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड? कौन बताएगा? सर नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसलिए हमें जो टोटल पार्ट डिफरेंस हमें मालूम पड़ेगा, दैट पार्ट डिफरेंस विल बी 2 म्यू डी कॉस आर, 2 म्यू डी कॉस आर दिस प्लस और माइनस लैम्डा बाय 2, दिस इज द टोटल पार्ट डिफरेंस। ठीक, और कंडीशन हमें पहले से पता है, मैक्सिमा आएगा अगर ये टोटल पार्ट डिफरेंस इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ लैम्डा एन लैम्डा, अगर ये एन लैम्डा हुआ तो आएगा हमारे पास मैक्सिमा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, और अगर यही पार्ट डिफरेंस 2 म्यू डी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 ये अगर एन प्लस माइनस हाफ लैम्डा हुआ, ठीक, हाफ इंटीजर्स हुए, तो हमें मिनिमम मिलेगी। सो दिस इज द कंडीशन, और इसे फिर से फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, लैम्डा बाय 2, यहाँ पर भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, ऐसे यहाँ ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो दिस कंडीशन विल बी 2 म्यू डी कॉस आर इक्वल टू एन प्लस माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, ये अगर प्लस किया है यहाँ से तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस किया होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और n क्या है, n इज इंटीजर। ठीक, अगर यहाँ पे हमने प्लस का यूज किया है तो n को 0 भी रखा जा सकता है। ठीक, 0 प्लस हाफ मतलब हाफ लैम्डा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी लैम्डा बाई लैम्डा हो सकती है, लैम्डा बाई 2 हो सकती है। ठीक, अगर क्योंकि अगर यहाँ पर हमने माइनस रखा, माइनस के साथ भी अगर n की वैल्यू हमने 0 रख दी तो दिस विल बी माइनस हाफ लैम्डा, और डिस्टेंस माइनस हाफ का क्या मतलब है, इसके पीछे नो। तो अगर हम इसमें पॉजिटिव का यूज करते हैं तो n इज 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज 0, और यहाँ माइनस का यूज करते हैं तो इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज 1। ठीक है, तो हम आगे हमेशा जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसे 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे, और इस प्लस का यूज करेंगे हमेशा। ठीक, आसानी रहेगी हमेशा। ठीक, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज 0, देन 1 2 3, और ये कंडीशन क्या होगी मैक्सिमा के लिए, 2 म्यू डी कॉस आर इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से मिनिमा की बात करें, n प्लस हाफ था, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2 म्यू डी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो अगर हमने थिन फिल्म रखी, और हाँ इसमें ये टर्म्स क्या है, एक तो d है, d इज फिक्स फॉर ए गिवन थिन फिल्म, म्यू इज फिक्स फॉर गिवन मटेरियल, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, r चेंज हो रहा है। r का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, i चेंज होगा तो r भी चेंज हो जाएगा। तो r के टर्म्स में ये सारी कंडीशंस हैं, तो हमने किस एंगल से इंसिडेंट कराया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलने लगेंगी। ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं, कभी अगर मैक्सिमा मिल रहा है और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया, हो सकता है वहाँ मिनिमा मिल जाए, हो सकता है किसी दूसरे एंगल पे दोबारा से मिनिमा मिल जाए और दोबारा से मैक्सिमा मिल जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कंडीशंस थी तब जब हमने रिफ्लेक्शन के थ्रू इंटरफेरेंस क्रिएट कराया बाय थिन फिल्म। लेकिन अब देखो, ये लाइट रे जो यहाँ आ रही थी किसी सोर्स से आ रही थी, अगर ये सोर्स
पॉइंट सोर्स होता तो एक सिंगल लाइट रे आती, और सिंगल लाइट रे यहाँ पर आती, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होता, और पॉइंट तो यहाँ फिक्स है, यहाँ से लाइट रे ट्रेवल करके अगर यहाँ पहुंचती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होता। ठीक, तो अगर पॉइंट सोर्स हो हमारे पास तो उससे एक ही थिन फिल्म को, सेम थिन फिल्म को इल्यूमिनेट करने के लिए जो भी लाइट रे जाएंगी, हर एक लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरह से इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट होगा, डी और म्यू तो सेम है। मींस उस लाइट रे के लिए उस गिवन थिन फिल्म के डिफरेंट पॉइंट्स पर, कहीं पर मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हो रही होगी, कहीं मिनिमा की कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ठीक, फॉर ए गिवन लैम्डा, अगर लैम्डा हमने मोनोक्रोमेटिक ले लिया है, अगर लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लिया, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्योंकि ये कंडीशंस डिफरेंट फॉलो हो रही होंगी, तो अलग अलग पॉइंट, कुछ पॉइंट हमें डार्क दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पॉइंट हमें ब्राइट दिखाई दे रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर वो जो सोर्स था लाइट सोर्स, वो मोनोक्रोमेटिक ना होकर वाइट लाइट सोर्स हो जाए, वाइट का मतलब अब उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ठीक, तो हर एक पॉइंट पर हो सकता है किसी एक वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हो रही है, और दूसरा जैसे हमने लैम्डा चेंज किया तो हो सकता है ये कंडीशन फॉलो ना हो कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए मिनिमा की। तो जितने भी कलर्स हैं उनमें से डिफरेंट कलर्स के लिए मैक्सिमा की कंडीशन और डिफरेंट कलर्स के लिए मिनिमा की कंडीशन फॉलो होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जिनके लिए मिनिमा की कंडीशन आई वो कलर हमें दिखाई नहीं देंगे, बाकी कलर बच जाएंगे, और वो जो फिल्म है वो हमें कलरफुल दिखाई देने लगेगी। तो एक ही फिल्म, ठीक, एक पॉइंट सोर्स, सपोज किसी दूर डिस्टेंस पर, किसी बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई एक बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब में से सारी वेवलेंथ निकलती हैं। ठीक, और वो वहाँ से जो लाइट रे आ रही हैं, एक कहीं पर वाटर था, वाटर के ऊपर ऑयल पड़ा हुआ था, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट आर बना रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो जो ऑयल फिल्म है वो कलरफुल दिखाई देने लगेगी। क्यों? डिफरेंट कंडीशंस फॉलो हो रही। ठीक, इसी तरह से अगर वो पॉइंट सोर्स ना हो, वो वाइड सोर्स हो लेकिन जाए। दोबारा बताना व्हाइट लाइट का। हाँ, देखो यहाँ पर बात कर, अभी तो हमने सब सारी बात की एक फिक्स लैम्डा के लिए, ठीक है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी अगर बात करें तो, और पॉइंट सोर्स ले लें, तो पॉइंट सोर्स डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, मीन्स डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे, और डिफरेंट पोजिशंस पर डिफरेंट कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो होगी, और डिफरेंट पॉइंट्स पर, कुछ अलग पॉइंट्स पर मिनिमा की कंडीशन फॉलो होगी। तो जहाँ पे मिनिमा की कंडीशन फॉलो हो रही है वो हमें डार्क दिखाई देगी फिल्म, और जहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हो रही है वो ब्राइट दिखाई देगी। दिस इज सिंपल। लेकिन ये बात थी तब जब लैम्डा फिक्स था, लेकिन लैम्डा अगर फिक्स ना हो तो, लैम्डा बहुत सारे हों जैसे वाइट लाइट में होते हैं, तो हर एक पॉइंट पर कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जिनके लिए मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो होगी, और कुछ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जिनके लिए मिनिमा की कंडीशन फॉलो होंगी। ठीक, और इसका मतलब ये हुआ मिनिमा वाली तो हमें दिखाई देंगे ही नहीं कलर्स, क्योंकि वहाँ डार्कनेस दिखाई देगी उन कलर्स के लिए, और दूसरे कलर जिनके लिए मैक्सिमा है वहाँ पे हमें वो कलर बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ हमें वो फिल्म कलरफुल दिखाई देने लगेगी, जिस कलर के लिए भी मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हो रही है वहाँ पर वो वाला कलर दिखाई देने लगेगा, और देयर आर मोर देन 7 कलर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसके लिए, इसीलिए हमें वो जो फिल्म है जो वाटर पे पड़ी है, ऑयल फिल्म, ठीक, वो कलरफुल दिखाई देती है। ये बात थी पॉइंट सोर्स के लिए। और पॉइंट सोर्स ना होकर अगर वाइड सोर्स हो जाए तो वाइड सोर्स में भी उस सोर्स के किसी एक पॉइंट से जो लाइट रे आ रही है किसी फिक्स पॉइंट पर, ठीक, उस फिल्म के किसी फिक्स पॉइंट पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा किसी दूसरे पॉइंट से आने वाली लाइट के लिए। सपोज जो वाइड सोर्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक, तो यहाँ से जो लाइट आई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, दूसरे पॉइंट से जो लाइट रे आई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें भी ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जिनके लिए वो मैग्निमा की कंडीशन है, कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जिनके लिए मैक्सिमा की कंडीशन फॉलो हो रही है। अगेन हमें वो लाइट रे, वो जो फिल्म है वो ग्लोइंग, वो कलरफुल दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि कलरफुल क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ कलर्स गायब हो जाते हैं, कुछ कलर्स के लिए मिनिमा की कंडीशन फॉलो होने लगती है। तो ये एक एप्लीकेशन था इसका, ठीक, जो सबसे इनिशियली हमने जो पीपीटी देखी थी उस पीपीटी का एक्सप्लेनेशन था ये, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर?
यस सर। अच्छा, अब एक एप्लीकेशन और भी है। हाँ हाँ बोलो। सर वो रेयर और डेंसर वाला सर समझाना जो प्लस माइनस किया था लैब। अच्छा अच्छा, तो हमने पहले स्टॉक्स लॉ जब पढ़ा था तो स्टॉक्स लॉ में एक कंडीशन आई थी और वो हमने देखा था, उसमें R1 इक्वल टू माइनस R2 था। याद है? याद है ना? हाँ, और उसका एक्सप्लेनेशन ये था, उसे इस तरह से समझा था हमने कि वो ऐसा इसलिए है कि जब लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तब उसके फेज में पाई का एडिशन हो जाता है, पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है। हाँ, ऐसी पाथ की बात करें तो λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो कोई लाइट रे तो उसके उसमें कोई फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होता। ठीक, तो ये बात थी। तो वही हमने देखा, यहाँ पर तो है एयर, यहाँ पर है वो फिल्म, तो ये वाला जो सरफेस है वो डेंसर मीडियम का सरफेस है। लाइट रे वो रिफ्लेक्ट होगी इस मीडियम से, डेंसर मीडियम से, तो यहाँ पर जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई उसमें π/2 वो पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है एयर में जो कि रेयर मीडियम है, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट ये वाली हो रही है वो रेयर मीडियम से हो रही है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और इसलिए λ/2 एक्स्ट्रा आया, उसी को हमने ऐड कर लिया सिंपली। ठीक है, अच्छा हाँ ये एक लाइन है कि जब ये इंसिडेंट होते हैं हाँ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं हाँ, तो रिडक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में। क्या आती है? रिडक्शन आती है इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड हाँ, वही तो है। देखो R की वैल्यू क्या थी, 0.2 ही तो थी। ठीक, तो और रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसका मतलब कितना हुआ, 0.2 टाइम्स इनिशियल एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अच्छा अच्छा, लाइट है क्या? लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब भी, और पहले हमने एक बात और की थी कि जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो इसका उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो लाइट के एम्पलीट्यूड का मतलब है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। लाइट मतलब मैग्नेटिक क्यों नहीं? हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने देखा था E डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू B, ऐसा कुछ आया था ना मैग्नीट्यूड में। हाँ और जी। C की वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू है उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसका 1/c पार्ट है बस। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इसीलिए वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही सारा इफेक्ट क्रिएट करता है, जो भी लाइट का इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। हाँ, और इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूज करते हैं। और इसीलिए ये भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पर कि लाइट में जो भी इल्यूमिनेशन पावर है हमारी आंखों के रेटिना में पड़ती है और कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करती है, तो वो जो, और वो उससे हमें दिखाई देता है कुछ, तो वो जो इल्यूमिनेशन पावर है लाइट की, वो लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण होती है, मैग्नेटिक वेक्टर के कारण नहीं होती, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हाँ जी। ठीक है, तो जब भी हम लाइट दिखाते हैं, उसमें वेव दिखाते हैं, उसमें कुछ वाइब्रेट करता हुआ दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता कुछ, और इसीलिए हम उसकी बात ही नहीं करते। ओके सर। ठीक है, अच्छा, इसकी एक एप्लीकेशन और थी, तो ये कि जो तुमने सीडी देखे होंगे, सीडी ड्राइव्स, उसमें ऑप्टिकल सीडी ड्राइव हुआ करती थी, और उस सीडी ड्राइव पर हम इंफॉर्मेशन रीड कैसे करते थे या फिर राइट कैसे करते थे। सर क्लास का टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे सीडी ड्राइव से स्टार्ट करेंगे एज एन एप्लीकेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड स्कीम में जो इंटरफेरेंस होता है उसकी। ठीक है, कल। सर एक डाउट करवा दो अभी। हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग में जाना, जो सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जिसमें मल्टीपल। अच्छा अच्छा अच्छा, सर अब ये है हाँ? कि जब मतलब जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो तो इसलिए है ना क्योंकि जब हम एयर से मीडियम में जा रहे हैं तब हमारा R और T है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें मीडियम से एयर, मतलब फिल्म जो भी मीडियम है उससे एयर में जा रही हैं, तो R और T सेम क्यों होगा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वैल्यू यही है ना। तो जब नहीं इससे सर, देखो, वो नहीं कह रही हूँ। अच्छा, वो तो वो समझ आ गया, वैल्यू कैलकुलेशन तो मतलब मैथमेटिकली तो सेम ही होगी, बट स्टिल मतलब
मेरा मतलब अच्छा है अच्छा, कि चलो देखते हैं, मीडियम चेंज आ रहे हैं वो ना। भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो ये वास्तव में एक इसका वो केवल एक तरीका है, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया, जो भी बोलने वाला हूँ उसकी, ठीक है। तो सुनो, मुझे लगता है, ठीक, ये फ्रेज लगाना जरूरी है। तो जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये भी एक ये फ्री मीडियम है और ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होता है? केवल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल वेलोसिटी, ठीक। तो और इन दोनों में कोई भी कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ जो भी बिहेवियर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बिहेवियर की हम बात करेंगे तो केवल उन दोनों मीडियम्स को लेंगे जिन मीडियम में उसे ट्रेवल करना है, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कि किसी वैक्यूम में करती है, एयर में करती है। तो दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस नहीं था, और क्योंकि बिहेवियर में डिफरेंस नहीं था, हो सकता है इसीलिए कोफिशिएंट की वैल्यू सेम रहती है, बिकॉज दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, तो इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये दोनों सेम ही रहते हैं। तो अभी जो मैंने बोला वो केवल इसका एक अंदाजा था कि ऐसा क्यों होगा। वो मुझे लगता है इसीलिए होगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर सेम ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ जब तक पेयर सेम है, ठीक, मीडियम्स का पेयर सेम है, तब तक वो बिहेवियर सेम रहेगा और लाइट एक ही तरह से बिहेव करेगी, ठीक। वो ये है, और इसका इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। नीचे वो तो समझ आ गया, वो तो पहले भी आ गया था, बट मैं शायद कन्वे नहीं कर पा रही मेरा क्वेश्चन क्या है। फिर अगली क्लास भी लगानी है सर। अगली अच्छा चलो, तो ठीक है, तो तुम जैसे हम कल स्टार्ट करें, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे 1-2 मिनट में ही तुम पहले अपना ये वाला क्वेश्चन पुट करना, तो जब तक लोग आते जाएंगे तब तक कोशिश करेंगे इसे एड्रेस करने की, ठीक है। ओके सर। चलो चलो, ओके।